नमस्कार, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में हम आपको बताएंगे कि आज दिन भर किस तरह का बाजार रहा, कारोबार रहा बाजार में, किस तरह क्या एक्शन देखने को मिला, कौन से स्टॉक्स हलचल में थे और साथ ही खबरें आज अहम कौन कौन सी थी, और इसके अलावा मार्केट के एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है बाजार पर, ये भी हम आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन आज जो मंथली एक्सपायरी थी वो पॉजिटिव पॉइंट्स पे हुई है। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद जो क्लोजिंग दिखी वो अच्छी थी। निफ्टी करीब 200 अंक ऊपर, बैंक निफ्टी में 390 अंकों से ज़्यादा की मजबूती और सेंसेक्स में 700 अंकों की मजबूती देखने को मिली है। और HUL देखिए 4.5% की तेजी वहां पर भी देखी गई है। और कहां पर एक्शन था दिन भर बाजार में, ये भी समझ लेते हैं। प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरा अपडेट लेकर। प्रियंका, गुड आफ्टरनून, बताइए। बिल्कुल, देखिए पूजा, आज किस तरह से आज बाजार का कारोबार रहा। आज एक्सपायरी का दिन था। हमने 17,000 से लेकर 17,200 ये 200 पॉइंट के रेंज लग रही थी जिसके बीच एक्सपायरी होनी थी, और ऊपर ही इसकी एक्सपायरी हुई है। सारे ही सेक्टर्स में आपको आज हरा निशान दिखाई दिया, बढ़त दिखाई दी, और मेजरली लार्जली ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग्स। अगर आप इस वक्त निफ्टी के गेनर्स को देखते हैं, टॉप गेनर्स में HUL शामिल था। इनफैक्ट पहले अगर हम पैक्स की बात करें जहाँ से लीडरशिप आई, जिन्होंने जो मूवर्स थे आज के, उनमें से FMCG, एनर्जी और कंजम्पशन, ये 3 बिगेस्ट मूवर्स रहे आज के डिफरेंट सेक्टर्स की। अगर हम बात करें FMCG पैक, बिकॉज HUL के नंबर्स आए, अच्छे नंबर्स आए, ग्रोथ की गाइडेंस अच्छी थी कमेंट्री ने, जिसके बाद हमने पूरा रब ऑफ इफेक्ट पूरे स्पेस पर ही देखा। आप मैरिको की बात करें, नेस्ले की बात करें, उन सभी काउंटर्स में भी आपको आज तेजी देखने को मिली। एनर्जी पैक बड़ी कंट्रीब्यूशन बाजार को ऊपर तक लाने की रिलायंस ने की, एक इंडेक्स मैनेजमेंट तक का रोल भी निभाया पीछे के कुछ दिनों में रिलायंस, लेकिन लार्जली बिकॉज ऑफ द इंप्रूविंग GRMs, जिसके चलते हमने देखा कि रिलायंस में तेजी थी, 2800 के ऊपर तक पहुंचा रिलायंस। पूरा रिफाइनरी स्पेस, MRPL की बात हो, चेन्नई पेट्रो की बात हो, सभी में आपको अच्छे मूव्स देखने को मिले। और तीसरा स्पेस जो आज का गेनर था वो था कंजम्पशन स्पेस, लाइक एशियन पेंट स्टॉक्स, क्योंकि थोड़े से अब क्रूड के प्राइस स्टेबल हैं, जिसके चलते हम देख रहे हैं जितने भी पेंट स्टॉक्स हैं, एविएशन स्टॉक्स हैं, ऑयल टायर स्टॉक्स हैं, उन सब में आपको एक तेजी भी देखने को मिल रही है, लगातार बनी हुई है। सेक्टर्स बहुत सारे थे जिनमें आज आपको क्लियरली एक्शन दिख रहा था। मेजर ऑफ द पैक एक्शन में दिख रहा था, जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी का बड़ा ट्रिगर है। फर्टिलाइजर के चलते, इसी ट्रिगर के चलते आपने UPL में तेजी देखी, कोरोमंडल, चंबल फर्टिलाइजर, इन सभी स्टॉक्स में आपको तेजी भी देखने को मिली। HDFC लाइफ भी एक वन ऑफ द टॉप गेनर्स था। FNO काउंटर्स की बात करें, मेजरली ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स, और उसके चलते हमने देखा ICICI प्रूडेंशियल में भी आपको तेजी देखने को मिली। तो इंश्योरेंस स्पेस में भी आपको आज एक्शन अच्छा खासा देखने को मिला। और होटल स्टॉक्स में इंडियन होटल लगभग 2-2:30 बजे तक तो टॉप FNO गेनर भी रहा, क्योंकि इंडियन होटल्स के अच्छे नंबर्स आए। तो ये सारे स्टॉक्स थे, ये सारे सेक्टर्स थे जिन्होंने आज पार्टिसिपेट किया इस मूव में। लूजर्स कहाँ थे जिन्होंने बाजार को नीचे की तरफ खींचा? उसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री, मेजरली बिकॉज ऑफ द TV18, और उसके बाद बजाज ऑटो के खराब सेट ऑफ नंबर्स, उसके वजह से यहाँ आपको एक ड्रैगर दिखा। और साथ ही हिंडाल्को एल्यूमिनियम स्टॉक्स जैसे एल्यूमिनियम के ट्रिगर जैसे काउंटर्स, हिंडाल्को, वेदांता, इन स्टॉक्स में आपको थोड़ी गिरावट देखने को मिली आज। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो आज दिन भर बाजार में एक एक्शन बना रहा और लगभग सभी स्टॉक इंडेक्स आज हरे निशान में ही कारोबार करते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन चलिए अब नज़र डाल लेते हैं कुछ नतीजों पर। लगातार तिमाही नतीजों का जो दौर है वो जारी है, और ऐसे में चौथी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। विप्रो के अनुमान के साथ जुड़ गए हैं शरद। बताइए, विप्रो के नतीजों से क्या अनुमान है? IT दिग्गज विप्रो के भी नतीजे आने वाले हैं, और यहाँ पे डॉलर IT रेवेन्यू में देखा जाए तो लगभग 3% का ग्रोथ का अनुमान है, और एबिट पे 2% का उछाल का एक्सपेक्टेशन है लगभग 3,645 करोड़ के लिए। हालांकि मार्जिन्स में जो एक्सपेक्टेशन है कि हल्की सी दबाव रहेगी 10 बेसिस पॉइंट्स का, और 17.5% का जो है एक्सपेक्टेशन है आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो यहाँ पे भी 3% के उछाल का अनुमान है। अगर कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ के बारे में बात करें तो 3 से 3.5% का अनुमान है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। वो कंपनी के जो गाइडेड रेंज है उसके अंदर है, जो 2 या 4% के बीच में है। इनऑर्गेनिक कंट्रीब्यूशन आने वाली है आपकी लीन, स्विफ्ट और एजाइल के जो बिजनेस सेगमेंट से इस क्वार्टर में, और जो मार्जिन है
ऑलमोस्ट फ्लैटिश रहने वाले हैं, क्योंकि वेज हाइक का जो इम्पैक्ट है वो तीसरी तिमाही में ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है। और आखिर में जो डील्स रहेंगे हालांकि म्यूटेड रहने वाले हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू वॉच आउट में सबसे पहला रहेगा कि जो फर्स्ट क्वार्टर की जो गाइडेंस है वो लगभग एक्सपेक्टेशन है कि 2 to 4% आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सीसी ग्रोथ का रहेगा। डील पाइपलाइन पे फोकस रहने वाली है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लाउड इन्वेस्टमेंट की क्या प्रोग्रेस हो रही है, और आगे जाते हुए वो कैपको एक्विजिशन में वो कैसे स्केल अप करने वाले हैं कंपनी। और आखिर में इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें ट्रैक करनी होगी, मार्जिन आउटलुक इस शॉर्ट टर्म में क्या रहने वाला है। बिल्कुल। तो ये है विप्रो के नतीजों से अनुमान, और माना जा रहा है कि जो आय है, डॉलर आय है, वहाँ पर 3% की बढ़त देखने को मिल सकती है। रुपी टर्म्स में 2% की बढ़त देखने का अनुमान है। और ऑफकोर्स मैनेजमेंट की कमेंट्री, जितनी भी आईटी कंपनियों के नतीजे इस बार आए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी कि मार्जिन को लेकर किस तरह की गाइडेंस यहाँ पर निकल कर आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और एक और कंपनी एफएमसीजी स्पेस की दिग्गज कंपनी कोलगेट के भी नतीजे आने वाले हैं। और कोलगेट के नतीजों से क्या अनुमान है ये समझ लेते हैं। विनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी के साथ। विनी बताइए। कोलगेट अपने Q4 के अर्निंग्स रिपोर्ट करने वाले हैं, और वहाँ पे देखा जाए तो म्यूटेड अर्निंग्स एक्सपेक्टेड है। ये टाइम क्वार्टर फॉर में रेवेन्यू सिर्फ 3% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और बॉटम लाइन में तो डिक्लाइन ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अराउंड 13% की डिक्लाइन ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। उसके अलावा मार्जिन्स में भी प्रेशर बढ़ते रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन तो चल ही रहा है, क्रूड प्राइसेस भी हाई रहे हैं, उनके अदर रॉ मटेरियल प्राइसेस भी हाई है, तो उसकी वजह से मार्जिन्स पर प्रेशर एक्सपेक्टेड है। 200 बेसिस पॉइंट अराउंड की कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है इबिटा मार्जिन्स में। वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कि फ्लैट रहेगी। ये टाइम मेनली रूरल स्लो डाउन चल रहा है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है, और लोअर कैटेगरी ग्रोथ है, इसकी वजह से इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड है वॉल्यूम ग्रोथ पे, और फ्लैट वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। कंपनी ने शॉली प्राइस हाइक ली है, पर ये मेनली कॉम्बैट करने के लिए, इन्फ्लेशन के लिए, तो मेनली प्राइसिंग ग्रोथ ये टाइम ज़्यादा होगा कंपेयर टू वॉल्यूम ग्रोथ। और ओवरऑल फैक्टर्स जो वॉच आउट करेंगे, टूथपेस्ट में वॉल्यूम ग्रोथ क्या है, मार्केट शेयर चेंज क्या हो रही है कंपनी में, और परफॉर्मेंस कैसे है उनके न्यू लॉन्चेस की, ये मेन फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। ऑलराइट, विनी बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए। तो मार्केट शेयर का प्रदर्शन कैसा रहता है, ग्रामीण इलाकों में किस तरह की मांग नजर आ रही है, इन तमाम बातों पर कोलगेट के नतीजों में नजर रहेगी। हालांकि एचवीएल के नंबर्स तो काफ़ी शानदार आए हैं, इनका भी रूरल एक्सपोजर काफ़ी है। अब देखना होगा कि कोलगेट की तरफ से किस तरह के बयान और कॉमेंट्री आती है। अब आगे बढ़ते हैं और एक और नंबर पर फोकस करते हैं। इंडसइंड बैंक के भी नतीजे आने वाले हैं, और इंडसइंड बैंक के नतीजों से क्या अनुमान है ये हर्ष हमें बताएंगे। हर्ष बताइए। इंडसइंड बैंक अपने क्वार्टर 4 FY22 के नतीजे निकालेगा, और हम देखते हैं कि स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस क्या है। नेट इंटरेस्ट इनकम एक अच्छा 13% बाउंस दिखाएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5.6% का एक बहुत बेहतर बाउंस देखने मिलेगा। होपफुली वो नेट इंटरेस्ट इनकम नंबर पे अब वो 4000 करोड़ के जस्ट आसपास आएगा। जब हम अदर इनकम को भी देखें, काफ़ी फ्लैट अदर इनकम दिखेगा, अराउंड 1% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखेगा शायद से अदर इनकम पे, अराउंड 1800 करोड़ के आसपास, पर वो बना रहेगा वो नंबर पे। और जब पीपीओपी को देखें उसमें अराउंड 4% का ग्रोथ आएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यही उम्मीद है। जब हम प्रोविजन साइड पे देखें तो प्रोविजंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर इम्प्रूव होते जा रहे हैं इंडसइंड बैंक के लिए, और वो होता रहेगा। ये टाइम इंडसइंड बैंक के प्रोविजंस सिक्वेंशली अराउंड 19% से कम आएंगे, जो कि अब वो 1350 करोड़ के आसपास आएगा। तो उसके वजह से एक पैट नंबर पे एक अच्छा बाउंस दिखेगा। 1400 करोड़ पे पैट नंबर आएगा, अराउंड 52% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, इवन सिक्वेंशली 13% का ग्रोथ वो पैट नंबर दिखाएगा। ग्रॉस और नेट एनपीएस दोनों में काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट दिखेगी। जब हम ग्रॉस एनपीएस को देखें तो 2.3% पे आएगा, जो कि एक 18 बेसिस पॉइंट विच इज़ 0.18% का इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और नेट एनपीएस काफ़ी फ्लैट 0.7% पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी फ्लैट। आरओएस में एक अच्छा बाउंस दिखेगा, 1.35 से 1.5% पे आरओएस आएंगे एनुअलाइज बेसिस पे, और जो कंप्यूटेड निम्स हैं वो काफ़ी स्टेबल रहेंगे। जब हम दोनों साइड ऑफ द बैलेंस शीट को देखें, अब ये नंबर्स ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड है, इंडसइंड बैंक ने ये डिस्क्लोज कर दिया है। 12.5% एडवांसेस का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आया, ऑलमोस्ट 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वो नंबर आया है। और डिपॉजिट ग्रोथ में भी एक अच्छा बाउंस आया है, 3.1% सिक्वेंशियल अपटिक
क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आया है। कासा रेशियो अभी भी काफ़ी स्टडी 42.8% पे। तो ब्रॉडली इंडसइंड बैंक के अच्छे नतीजे। ऑफ कोर्स जो MFI का बुक है उस पर कड़ी नज़र रहेगी इन्वेस्टर्स की। ऑल राइट, हाँ, तो ये है अनुमान है इंडसइंड बैंक के नतीजों से। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष ये जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन हो रहा है। पूरा अपडेट लेकर विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वमोहन बताइए। देखिए, सबसे पहले शुरुआत कच्चे तेल से करेंगे। कच्चे तेल की जो शुरुआती कमजोरी थी, अब यहाँ पर रिकवरी धीरे धीरे आ रही है। वो रिवर्स मोड में अब दिख रहा है। $104 के ऊपर आ गया है। ब्रेंट क्रूड का भाव $102 के आसपास WTI क्रूड में भी ट्रेड हो रहा है और सप्लाई की जो चिंता है वो लगातार बरकरार है। हालांकि US के जो क्रूड स्टॉक के जो वीकली नंबर आते हैं वो बढ़कर आए हैं। 6,92,000 बैरल स्टॉक्स पिछले हफ्ते बढ़ा है। हालांकि जो चीन को लेकर है चिंता अभी भी बरकरार है, क्योंकि बीजिंग के कई पब्लिक स्पेसेस में यहाँ पर पाबंदी लगा दी गई है। वहाँ पर लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन की स्थिति बन गई है और अब मास लेवल पर पूरे ही चीन में टेस्टिंग हो रही है ताकि कोविड पर कर्व लगाया जा सके। तो ये कुछ ऐसी चिंता है जिससे दिक्कत है। लेकिन दूसरी तरफ बुल्गारिया और पोलैंड को गैस सप्लाई रूस की तरफ से बैन कर दिए गए हैं, क्योंकि वो रूस चाह रहा था कि जो गैस के लिए जो पेमेंट है वो रूबल में किया जाए, रूस की करेंसी में, लेकिन वो लोग नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से गैस सप्लाई हॉल्ट किया गया है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो क्रूड कीमतों पर दोनों ही तरफ से एक सपोर्ट भी कर रहे हैं और ऊपर से दबाव भी दे रहे हैं। अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो लगातार यहाँ पर कमजोरी दिख रही है। हालांकि निचले स्तरों से गोल्ड में अब धीरे धीरे खरीदारी लौट रही है, लेकिन चांदी अभी भी करीब करीब 500 रुपए कमजोर है। जिस तरह से डॉलर में तेजी है, डॉलर इंडेक्स 5 साल के ऊपरी स्तरों पर पहुंच गया है। बॉन्ड यील्ड में तेजी है और अगले हफ्ते जब 3-4 मई के जब FOMC की बैठक होगी तो वहाँ इस तरह की उम्मीद लगाई जा रही है कि ब्याज दरें आधे % तक बढ़ाई जा सकती है और रेस्ट ऑफ द ईयर भी दरों में तेज बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो गोल्ड पर दबाव बना रहे हैं। जी ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विश्वमोहन ये सारी जानकारी देने के लिए। तो सोने की जो शुरुआती गिरावट है अब वो कम हुई है और कुछ ट्रिगर्स भी बताए जिससे कि आने वाले समय में उनको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा और क्रूड में भी वापस से तेज़ी लौटी है, लेकिन अभी भी यहाँ पर हल्का उतार चढ़ाव बना हुआ है। चलिए, ये तो बात हुई कमोडिटी मार्केट से, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और कुछ अहम खबरों की तरफ भी आपको ले चलते हैं। रेलवे से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है और रेलवे ने 200 वंदे भारत ट्रेनों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बोलियां मंगवाई हैं। एक्सक्लूसिव डिटेल्स लेकर हमारे साथ समीर जुड़ चुके हैं। समीर बताइए। ये बड़ी खबर आ रही है रेलवे सेक्टर से, जहां रेलवे मंत्रालय ने 200 नई वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए बिड प्रक्रिया की शुरुआत करी है। प्राइवेट प्लेयर को आमंत्रित किया है कि वो आगे आए और बिडिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये जो 200 नई वंदे भारत ट्रेन होंगी, इसमें पहली दफा स्लीपर क्लास होगा, यानी कि जैसे राजधानी ट्रेन में होता है AC फर्स्ट, AC सेकंड या AC थर्ड क्लास, ठीक उसी तरीके का स्लीपिंग अरेंजमेंट इस नई जो वंदे भारत ट्रेन है इसमें भी होगा। और इसके जरिए मकसद रेलवे का यही है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है, मसलन दिल्ली मुंबई, दिल्ली चेन्नई, दिल्ली कोलकाता, इस तरीके का जो ओवरनाइट जर्नी है, यहां पर ये वंदे भारत ट्रेन को लगाया जाए ताकि जो सफर है उसको ना सिर्फ तेज किया जाए बल्कि ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक बनाया जाए। ये वंदे भारत ट्रेन सेमी हाई स्पीड ट्रेन होती है और ये इनमें क्षमता होती है कि ये एवरेज स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती हैं। और इससे जाहिर तौर है कि अगर ये ट्रेन जितनी बड़ी संख्या में ट्रैक पर दौड़ेंगी उतना ही ज्यादा रेलवे मुसाफिरों को फायदा होगा कि वो अपनी मंजिल कम समय में तय कर पाएंगे। सूत्र ये बता रहे हैं कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसका क्वांटम, इसका जो लागत है वो तकरीबन 26,000 करोड़ की रहने वाली है। जाहिर तौर पे इस क्षेत्र में जो बड़े प्लेयर हैं, मसलन एल्स्टॉम, बम्बार्डिया, मेघा इंजीनियरिंग, उन सभी के लिए एक बड़ा मौका है कि वो इस बड़े प्रोजेक्ट में आगे आकर के भागीदारी कर सकते हैं। अभी तक जो वंदे भारत ट्रेन भारत में चल रही हैं वो उसमें सिर्फ चेयर कार का सिटिंग अरेंजमेंट है और वो अक्सर ऐसे रूट पे चलती है जिसमें ट्रैवल टाइम लगभग 6 से 8 घंटे का होता है। लेकिन रेलवे की कोशिश ये है कि अब जो लंबी दूरी तय करने वाले जो रूट है वहां पर बड़ी संख्या में ये वंदे भारत ट्रेन को दौड़ाया जाए। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से सरकार ने पिछले बजट में ऐलान किया था कि 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी और इन वंदे भारत ट्रेन के जरिए रेलवे को एक नया आयाम दिया जाएगा, यात्री सुविधाओं में इजाफा किया जाएगा और भारत में सेमी हाई स्पीड मोबिलिटी के सपने को जल्द साकार किया जाएगा। तो जाहिर तौर पे वंदे भारत ट्रेन रेलवे का भविष्य और इसको बड़ी संख्या में चलाने के लिए रेलवे ने बिडिंग प्रक्रिया में तेजी लाई है।
ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया समीर ये सारी जानकारी देने के लिए। तो इसरो के हवाले से हमें खबर मिल रही है 200 वंदे भारत ट्रेनों के लिए बोलियां मंगवाई है, उसके चलते आने वाले समय में देखिए रेलवे से जुड़ी जो कंपनियां हैं वो फोकस में रह सकती हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए 18 स्वदेश के साथ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।